अस्सलाम वालेकुम। कहानी अर्शी चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मम्मी, मैं अब घर का ख़र्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हैं कितनी महंगाई है, और फिर मेरी पत्नी भी उम्मीद से है। आपको भी पता है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी पैसे जमा करना है, और फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद 100 खर्चे निकल आते हैं। आप मुझे माफ़ करें। हम तो भाई के मुंह से ये शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गए। मम्मी ने भाई से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? जानते हो ना, हम माँ बेटी का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? भाई ने कंधा उचका दिया और बोला, पर मुझे नहीं पता अब क्या करेंगे। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ, नहीं तो आप जानती हैं मुझे आपकी कितनी चिंता है। मम्मी बोली, मनोज, तुम्हें मुझे विधवा का ख्याल नहीं तो अपनी अनाथ बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ यूँ पेश ना आओ। मम्मी की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई। वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी मम्मी हमें सुकून से जीने नहीं देंगी। ये बहुत ढीठ हैं। आपने साफ साफ अपनी मजबूरी बता दी है, मगर मजाल है जो इन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लग गई हैं। मनोज भाई कहने लगे, हाँ शांति, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम ही इस घर से निकल जाएंगे। मम्मी झट से उठकर खड़ी हो गई। वो बोली, नहीं मनोज, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते तो ना दो, मगर घर से मत जाना। चलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे घर में एक आदमी मौजूद है जिसके कारण मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। कोई मर्द आंख नहीं डालेगा मेरी बेटी पर। भाई कहने लगा, मम्मी देख लें, आपके पास वक्त है, सोच लें, आप हमें इस घर से देखना चाहती हैं भी या नहीं। इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई। मम्मी मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैं ऊंची आवाज़ में बोली, इन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर फेंको। ये घर आपके नाम है। ये दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे, हमारा खर्च निकलता रहेगा, तो फिर हमने उनका क्या करना है। मम्मी ने मेरे मुख पर हाथ रख दिया। प्रीति, तुम्हें मेरे सर की कसम है, चुप हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मम्मी की वजह से चुप हो गई। मुझे अच्छी तरह से ये पता था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से चिढ़ती हैं। उनका बस नहीं चलता था कि वो हमें इस घर से ही निकलवा दे। पिताजी जब तक ज़िंदा थे उस वक्त भी भाभी घर में बहुत लड़ाई झगड़े करती थी। भाभी हर बार अपनी पत्नी का साथ देता। जब पिताजी कहते, तुम मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों पति पत्नी तुम लोगों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। पिताजी बड़े दूरंदेशी थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का पता चल चुका था, और ये भी पता चल गया था कि उनके बाद हमारे साथ क्या सलूक होगा। पिताजी के देहांत को अभी 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे आंखें फेर ली। उन्होंने मम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए थे। मम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, उन्हें रोज़ एक गोली खाने की ज़रूरत पड़ती थी, मगर जब भाई ने पैसे से हाथ खींचे तो मम्मी ने दवाई खाना भी छोड़ दी थी। इस वजह से मम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें फेर ली थी। अब वो हमारे खाने पीने के खर्चे से भी आज़ाद हो रहे थे। साफ शब्दों में कहूँ तो वो अपना किचन अलग करना चाहते थे। भाई हमारा अकेला सहारा थे। हम बेहद परेशान थे, चुपचाप आंसू बहाए जा रहे थे। शाम तक हम वहाँ बैठे अपनी परेशानी में गुम थे। तभी भाभी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, आज कोई किचन में जाएगा या कोई मर गया है जिसका मनाया शुभ जा रहा है। आपको पता भी है कि मैं उम्मीद से हूँ। 6ठा महीना लग चुका है। इन दिनों में औरतों को वैसे ही बहुत भूख लगती है, और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। मम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं बोली, भाभी, जब हमें कुछ खाना नहीं है तो बनाना क्यों? हमारे पास ना तो पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्ज़ी ले आएँ, और ना ही आटा है जिससे हम रोटी बना सकें। एक भाई था हमारा, वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे? आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाएं और खाएं। भाभी बोली, प्रीति, तुम्हारी तो बहुत ही ज़बान चलने लगी है। दूसरे घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्द तलाक लेकर हमारे सरों पर वापस आकर बैठ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज़्यादा बदतमीज़ हूँ या आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। भगवान से डरो, आप भी माँ बनने वाली हो। अगर कोई आपकी गोद में पड़ी हुई औलाद को
इसी तरह छीन ले तो मेरी चलती ज़बान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक दिया। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर में आ चुका है। उसने जब मेरी बातें सुनी तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैं काँप कर रह गई क्योंकि आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागकर कमरे में चली गई। मम्मी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। मम्मी बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले ही क्यों? तुमने मेरे पोते को बद्दुआ क्यों दी? तुम्हारी शिकायत भाभी से थी, उस मासूम जान से तो नहीं थी जो दुनिया में आया भी नहीं, और तुम उसी को बद्दुआ देने लग गई। मैं मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी मुझे नहीं पता था मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गए। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, न मैं उनके बच्चे को कुछ कहना चाहती थी। मैं तो भाभी को भगवान से डरा रही थी। मैं चाहती थी वो डर जाए और हमारे साथ ऐसा व्यवहार न रखे। मम्मी जो पहले ही बहुत दुखी थी, आज वो भी मेरे गले लगकर रोती रही। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, माँ अगर ये रोना धोना खत्म हो गया हो तो किचन में चली जाए, मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दे। माँ ने जल्दी से आंसू साफ किए और कहने लगी, हाँ हाँ मनोज, तुम चिंता न करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। मम्मी ने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा शायद इन लोगों का दिल पिघल गया है जो कह रहे हैं कि खाना मम्मी ही बनाएंगी। इसका यही मतलब था कि खाना दोनों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था और ज़ोरों की भूख लगने लगी थी। मैं कमरे में अंधेरे करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही डर था कि भाई मुझे फिर से न मारने लगे। मुझे मम्मी का इंतज़ार था कि वो कब मेरे कमरे में आएंगी और आकर मुझे खाना देंगी। यूं ही इंतज़ार करते करते रात के 9 बज गए थे। जब मम्मी कमरे में दाखिल हुई तो मैं जल्दी से उठ बैठी, मगर ये देखकर मैं दंग रह गई कि मम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, मम्मी मेरा खाना कहाँ है? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही हूँ, किचन में खाना तो मुझे भी नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा। इतना काम अगर मैं किसी के घर जाकर करती तब भी वह मुझे 2 वक्त की रोटी और सब्ज़ी ज़रूर दे देते, मगर मैं अपने लोग हैं, जानती हो ना, अपनी अंतरात्मा मरी हुई होती है। मैं उठकर अपनी मम्मी के पास आ गई थी। मैं बोली, मम्मी आपको भूख लगी है? मम्मी ने सिर हिला दिया और ये देखकर तो मेरा कलेजा ही कट कर रह गया। मैं बोली, मम्मी आप चिंता न करें, मैं अभी इंतज़ाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जाने से रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है? मम्मी ने उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे हाथ सामने जोड़ दिया और कहने लगी, वो मेरे लिए फसाद खड़ा मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें तो मालूम है ना, जब तक मर्द घर में होता है वहाँ की औरतों में सुरक्षित होती हैं। अगर घर में मर्द ना हो तो दूसरों के मर्दों का रास्ता मिल जाता है। लोग बातें भी बहुत बनाते हैं। मेरी बेटी, कोई ऐसी वैसी हरकत न कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज़ होकर घर से चला जाए। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपको और दुख नहीं दूँगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने दुपट्टा सही किया और घर से बाहर निकल गई थी। मैंने पड़ोस का दरवाज़ा बजबजाया। ममता आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है बेटी, खैर तो हो, तुम इस वक्त हमारे घर कैसे आ गई? मम्मी को बहुत भूख लगी और घर में खाने को कुछ नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना हो तो मुझे दे दें। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा, भाई ने मेरी और मम्मी की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है। मम्मी सारा दिन किचन में काम करती रही हैं, इसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटी बना कर दी और साथ में सब्ज़ी दाल चावल दिया था। मैं उनका धन्यवाद करके घर वापस आ गई। मम्मी ने खाना दिया तो वो भी बहुत खुश हो गई। फिर कहने लगी, बेटी तुमने बिला वजह मेरे हाथ फैलाया। मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा कि तुम्हें मांगना पड़ा है। मैंने तो कभी तुम लोगों को मांगना सिखाया ही नहीं। मैं बोली, मम्मी जब अपनी बगैरत हो जाए तो दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। मम्मी कहने लगी, प्रीति तुम्हारी ज़बान से डर लगता है, तुम ज़रूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करोगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम भी उसके नक्शे कदमों पर मत चलो। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ़ देती हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये बातें सुन सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मैं चुप कर गई थी। अगली सुबह ममता आंटी हमारे घर आई थी।
उन्होंने मम्मी के हाथ पे 5,000 रुपये रख दिए। मम्मी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया तो ममता आंटी ने मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। वो कहने लगी, अगर तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा है तो मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं ये समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। मम्मी को वो पैसा लेना नहीं चाहती थी, मगर फिर उन्होंने पकड़ भी लिए थे। मम्मी ने आंटी से वादा किया था कि वो बहुत जल्द उनके पैसे उन्हें वापस लौटा देंगी। आंटी कहने लगी, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, तुम इसको कबूल कर लो। मम्मी खामोश हो गई थी। फिर आंटी के जाने के बाद मम्मी बाज़ार से आटा और कुछ सब्ज़ी वगैरह ले आई थी और फिर मेरे और अपने लिए खाना बना लिया था। और भाभी भूखी ही कमरे में पड़ी इसी इंतज़ार में थी कि खाना कमरे बनने के बाद ट्रे में रख कर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने मम्मी से कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना बिल्कुल भी बनाकर नहीं देंगी। मम्मी कहने लगी, मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो। मैंने भी मम्मी को अपने सर की कसम दी। मैंने कहा कि अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूँ किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत स्वाभिमानी था, आप उनकी पत्नी हैं। आप अपने आप को इस तरह बेबस न करें कि लोग आपको कुचल कर गुजर जाएं। मम्मी खामोश हो गई थी। जाहिर सी बात है उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर क्योंकि मैंने उनको अपनी कसम दे दी थी इसलिए वो चुप कमरे में बैठी रहीं। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भर कर खाना खाया और आराम से लेट गईं। अभी आधा घंटा गुजरा था कि किचन से बर्तनों की खटकने की आवाज़ें आने लगी थीं। भाभी ने हमारे दरवाज़े को पीटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, तुम माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी। अब जब मैं खाना देखने गई तो कुछ भी वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मैंने कहा, मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैं अपने लिए सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, वही हमने बनाकर खा लिया। आप अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, तुम लोगों को पता है ना मेरी हालत ऐसी है कि मैं काम नहीं कर सकती, फिर मुझसे किस चीज़ की ज़िद लगा ली है। मैं भी बोली, अगर आपकी ये हालत है और काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता कि आपको इस हालत से में भगवान से डरना चाहिए। मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। भाभी ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था। कहने लगा, मम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आएँ। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नहीं में सर हिला दिया कि आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, मगर भाई ने इतना ज़ोर डाला कि मम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाई गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगा, मुझे पता है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत है ही नहीं कि वो अपनी बहू के साथ ज़िद करे। तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते इंसान के साथ तुम्हारी शादी करके इस घर से निकाल दूँगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने हवास खो बैठी। मैं बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के पीछे लग गए हैं, आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना बेगैरत भी हो सकता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह का निवाला भी छीन ले। इससे तो अच्छा है कि आप ये घर छोड़कर चले जाएं। मगर आप में गैरत कहाँ है, आप तो बेगैरत हैं। मगर मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक बार फिर से मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि मम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहीं। मैं गुस्से से बोली, मम्मी आप मेरे लिए क्यों नहीं बोलती। लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैंने अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी आ रही थी, वो भी रो रही थी। मुझसे कहने लगी, देखा वही हो गया जिसका मुझे डर था।
अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर जो आप छोड़कर आई हैं वो आपके पति का था। वो मरने से पहले आपके नाम पर कर गए थे। उन दोनों को घर से निकालें और आप अपने घर पर जाकर बैठें। जहाँ मेरी मर्ज़ी होगी मैं वहीं चली जाऊँगी। मम्मी कहने लगी, मैं अपनी जवान बेटी को भटकते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रही हो। मैंने जवाब न दिया तो मम्मी रोने लगी थी। कहने लगी, भगवान, इस ज़िंदगी से अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुखा था, इसलिए मैंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें न करें, आपको भगवान की सौगंध है। फिर मम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ, कहाँ जाने का इरादा है। मैं बोली, मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी, मुझे दुख मिले थे तो मुझे अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो, शुक्र है तुम उसके घर जा रही हो। वो हमें अपने घर में जगह दे देगी। हम दोनों माँ बेटी मौसी के घर पर चली गई थी। मेरी मौसी दूसरे शहर में रहती थी। वो बहुत ही अच्छी तबीयत की मालिक थी। हमने उनके घर जाकर अपने सारे हालात बता दिए थे और मौसी ने हमें खुले दिल से अपने घर में जगह दी थी। मौसा भी बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने हमारे आने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि वो तो कह रहे थे, आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे मर्ज़ी से रहें, बस चाहे मर्ज़ी से खाए पिएं। मेरी मौसी नर्स थी। वो सुबह सवेरे घर से काम पर जाया करती थी और फिर घर के काम के लिए उन्होंने नौकरानी रखी थी। यहाँ मैं और मम्मी बहुत चैन से रह रहे थे। हमें यहाँ आए दो हफ्ते हो गए थे जब मौसी की अचानक से तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान थी। मौसी ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। मगर मौसी को इस बात की परेशानी थी कि इन दिनों अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। मौसी को कह दिया गया था, अगर आपने छुट्टी की तो समझे कि इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। मौसी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो कहती थी, अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रहकर तो दीवारों तक बोर हो जाती हूँ। वो परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी जगह मैं अस्पताल चली जाया करूं। मौसी को मेरा मशवरा अच्छा लगा। वो कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, अगर वो इजाज़त दे दे तो तुम चली जाना। और उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी, क्योंकि मौसी की तबीयत सच में ख़राब थी। वो अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत थी। मैं जाने लगी थी और तब मुझे मौसी ने एक बात कही थी। वो कहने लगी, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने मौसी की बात को पल्लू से बांध लिया था और अस्पताल जाने लगी। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बता दिया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था क्योंकि मैं इस काम में कोरी थी। बस मुझे मरीज़ों का ख्याल रखने को कहा जाता था और जैसे ही किसी मरीज़ की हालत बिगड़ने लगती तो मैं वहाँ पर डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती थी। यूं ही काफ़ी दिन गुजर गए थे। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। एक दिन एक कम उम्र और सुंदर सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, तुम बड़ी उदास रहती हो, ऐसा लगता है तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। न जाने आज मेरे दिल को क्या हुआ था कि मैं खुद पर काबू ही न पा सकी और अपने सारे गुज़रे हालात उसके सामने खोल कर रख दिए थे। वो उदास हो गई थी। कहने लगी, ये छोटी मोटी नौकरी छोड़ दो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि ऐसा क्यों न करें कि जब तक तुम्हारी मौसी अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत अपना कमा लो। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है। वो कहने लगी, तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगी। नर्स की मासी वहाँ की मासी छुट्टियों पर है। मैंने उसकी ऑफ़र मंजूर कर ली
मगर मैंने ये बात मौसी से छुपा ली थी। अब मैं रोज़ लेबर रूम की सफाई करती और नर्स के कहने के मुताबिक वहाँ रखी कचरे की थैलियाँ बाहर फेंक आती। बदले में मुझे हज़ारों रुपए मिल जाते। यूं ही एक हफ्ते में 18,000 जमा करने के काबिल हो चुकी थी। ज़रा से काम के बदले मुझे इतने पैसे मिलते थे, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर थी, आखिर इन थैलियों में ऐसा क्या होता है कि वह नर्स मुझे सबसे छुपाकर काम करने को कहती है। दिन पर दिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैंने देखा एक बड़ी सी गाड़ी उस कचरे की थैलियों को उठा रही है। वो बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी थी। वो कचरा उठाने वाली तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं लगती थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी सी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। ज़रूर इसमें कोई राज छुपा है। तो शक से मजबूर होकर इस बार मैंने थैली खोलकर देखी, तो उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और टीके वगैरह रखे हुए थे। ये एक सरकारी अस्पताल था और यहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में यह खबर फैल रही थी कि यहाँ की दवाइयाँ और टीके वगैरह कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर्स का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज़ बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। अब मैंने देखा था कि दवाइयाँ कम पड़ गई थी तो अस्पताल की तरफ से फ्री नहीं दी जा रही थी, बल्कि मरीज़ों को पर्ची बनाकर दी जाती थी, जिस पर दवाइयाँ वगैरह लिखी होती थी, जो कि लोगों को खुद ही ख़रीदनी पड़ रही थी। अब मैं सारा खेल समझ गई थी। ये नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी और दवाइयाँ और इंजेक्शन मुझसे बाहर फेंकवा देती थी, जो कि एक गाड़ी आकर ले जाती थी। यकीनन वो दवाइयाँ यह किसी दूसरी जगह पर बेचकर लाखों रुपए कमा रही थी। इसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस काम में मैं इसका साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं इसका ये राज फाश करके ही रहूँगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर्स के पास चली गई। मैंने सारी बातें उन्हें बता दी थी। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने पहले तो ये बात मानने से ही इनकार कर दिया। फिर जब मैंने उन्हें सबूत दिया तो उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और मुझसे कहने लगी, अभी ये बात तुम बिल्कुल मत खोलना, मैं उसको पुलिस के हवाले करवाऊंगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले ही मुझसे पुलिस को बुला लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैलियाँ फेंकने के लिए कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था कि उन्होंने आकर तलाशी ली तो अंदर से दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह बरामद हुए। पुलिस ने उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की मदद की थी और सरकारी दवाइयों की गैर कानूनी बिक्री के धंधे को बेनकाब कर दिया था। इसलिए मुझे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए इनाम भी मिले थे और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी देने की ऑफ़र की गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने यह बात जब मौसी और मम्मी को बताई तो वह भी खुश हो गई। फिर मम्मी ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चले चलते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से गुजारा कर सकेंगे। अब तो मौसी भी ठीक हो गई थी, इसलिए वो वापस अस्पताल जाने लगी थी। हम भी अपने घर वापस आ गए थे। मुझे मेरे शहर की नर्सिंग की फिर क्लासेस दी जाने लगी थी। भाई और भाभी हमारे आने पर बहुत परेशान थे। भाभी के आखिरी दिन चल रहे थे, मगर वो भी हमारे साथ ज़ुबान चलाने से बाज नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि मैं अपना काम करती थी तो मुझे इसकी परवाह नहीं हो रही थी। मम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि मनोज, अगर तुम अब ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। भाई तो ये बात सुनकर घबरा गया था, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घर का किराया देना आसान बात नहीं थी। इसलिए वो मासूम से बन गए, मम्मी से माफ़ी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि उन्हें हमारा खर्च न उठाना पड़े, जबकि इनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। कुछ समय बाद मैं अपना कमाने लगी थी तो भाई और भाभी मेरे सामने पीछे चले जा रहे थे। मैं भी उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। मेरे ख़्याल से अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और हम उसे माफ़ कर दें तो ये उस पर एहसान नहीं होगा, बल्कि यह हमारा
खुद पर एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को मन से साफ कर लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया था, और जब मैंने अपने घर के लिए एक काम वर्क करने के लिए नौकरानी रख ली थी, जो घर के सारे काम काज कर जाती थी, भाभी भी बड़ी शर्मिंदा शर्मिंदा फिरती। वो तो हमसे नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं थी। खैर, मैं और मम्मी अब अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, और हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो दोस्तों, बताइए, क्या मुझे और भाभी और भैया को माफ़ करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।